जैसे कि अभी हम देखें जो ये आरबीआई कंटिन्यूअसली अपने नए नए चीजें लेके आ रहा है, नए नए सर्कुलर्स आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं ताकि हम एक अपनी इकोनॉमी को स्टेबल फॉर्म में रख सके, ताकि जो ये अनसिक्योर्ड लोन्स है, जिस तरीके से हम देखें आफ्टर कोविड काफी ज्यादा इनका जो रेशियो है बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू बिफोर कोविड। बहुत सारे लोन्स लेने लग गए हैं लोग। अब जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं शॉपिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और जो बेसिक खर्चे हैं जो होम लोन्स और इन सब लोन्स में नहीं है। लेकिन कोविड के बाद ये तो बड़ा ही बड़ा है, लेकिन कोविड के बाद एक ट्रेंड है जो और ज्यादा बढ़ चुका है। उस ट्रेंड का नाम है योलो, यू लिव ओनली वंस। अब लोग पैसे को ना देखते हुए पहले ये सोचते हैं कि थोड़ा हमें ज्यादा देना पड़ जाएगा, ईएमआई में देना पड़ जाएगा, लेकिन आज हमें वो खर्चा कर ही लेना है, आज हमें वो चीज खरीद ही लेनी है। तो इन दोनों स्टैंड को हम एक जगह पे कैसे रखें? एक तरफ आरबीआई है जो ये सोच रहा है कि लोग अगर अनसिक्योर्ड लोन्स लेना, पर्सनल लोन लेना थोड़ा कम करेंगे तो उससे हमारा एक जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो सकती है, जो कैश फ्लो है वो कहीं ना कहीं एक सही तरीके से फ्लो हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम नॉर्मल जनता की बात करें तो वो इस ट्रेंड में है योलो की आज ही हमें ले लेना है, कि अगर कल के दिन कोई दूसरा पेंडेमिक आ जाता है तो उस सिनेरियो में क्या होगा। इस चीज को, इन दोनों के दोनों केसेस को, जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अपने दोनों साइड से देखे जाए, तो इसे हमें किस तरीके से टैकल करना कंचन जी, चाहिए? एक बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनफैक्ट बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। बहुत ही ऐसी क्वेरी है जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत रिलेवेंट साबित होती है। तो जो यू लिव ओनली वंस वाला कॉन्सेप्ट आया है पर्टिकुलरली कोविड के बाद से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट देखिए यहाँ पे क्या जरूरी है, मार्केट और इकोनॉमी दोनों ही समय और समझ मांगते हैं। जिनमें समझ नहीं होती है वो समय उनका सबसे बड़ा ट्यूटर है। धीरे धीरे वो समझा देता है कि आप कहाँ गलत है और कहाँ सही होना चाहिए। आज की तारीख में आरबीआई जो स्टेप्स ले रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टेप्स ले रही है, वो इसीलिए काम कर रही है कि आप एक समझदार निवेशक के साथ साथ एक उधार लेने वाली समझ भी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए है। ये जो स्टेप्स हैं जिनमें आप छोटे कंपनीज, एनबीएफसीज और ये छोटे लोन देने वाली कंपनियों के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, वो इसीलिए हैं, जैसे मैंने बोला कि डेट्रीमेंटल है इनके लिए, सो दैट जो ऐसे निवेशक हैं जिनके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है या रिपेमेंट कैपेसिटी पूरी नहीं है, वो ऐसे उधार देने वालों के जाल में ना फंसे। बिकॉज देखो क्या है कि आपको अगर अच्छा लोन उठाना है, राइट, किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में भी आप बात करोगे या इनफैक्ट इंडिविजुअल के बेसिस पे भी बात करोगे, हम कंपेयर करते हैं। सपोज मेरे को आज हाउसिंग लोन लेना है, राइट, मैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पे बाद में आता हूं, बट सपोज मेरे को अगर हाउसिंग लोन लेना है तो मैं कंपेयर करूंगा कि कौन सा बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या क्या प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं, एंड देन माय फर्स्ट बेंड टुवर्ड्स विल बी टुवर्ड्स ऐसा बैंक जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे लोन दे रहा हो। अब यहाँ पे समस्या क्या होती है, ऐसे लोग जिनकी रिपेमेंट कैपेसिटी अच्छी नहीं है या फिर उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होते हुए नजर आते हैं, बिकॉज ऐसे बैंक्स कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन नहीं देने वाले हैं। प्लस जो इनकी प्रक्रिया होती है वो थोड़ी लंबी और जटिल होती है, जो वेल रेगुलेटेड एंटिटीज होते हैं। बल्कि इसके उलट जो छोटी एप्स हैं या छोटे एनबीएफसीज हैं, वो सीधे आपको बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट एनी हैसल। सो आज की जनरेशन में क्या है, वो समय नहीं देना चाहते हैं, राइट। अगर आप समय नहीं दोगे तो समय ही आपको समझदार बनाएगा आगे जाके। तो जरूरी ये है कि ये इनके हित में भी है, जो यू लिव ओनली वंस वाली जनरेशन है, वो उनके हित में भी है कि यू कैन लिव ओनली वंस, तो समझ में आता है। बट सपोज जिंदगी आपको दोबारा जीने का मौका देती है तो वहां पे मेरे पास पैसा खत्म नहीं होना चाहिए। सेम चीज हमारे कैपिटल मार्केट से ट्रेडिंग में भी एप्लीकेबल होती है कि कभी भी आपकी कैपिटल एग्जॉस्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि ये फॉल जो है वो रुकेगी या नहीं रुकेगी, सपोर्ट यहाँ पे बनेगा या नहीं बनेगा, बॉटम बनेगा या नहीं बनेगा। सो आपके पास जो कैश फ्लो है वो हमेशा बना रहना चाहिए, लिक्विडिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। यू लिव ओनली वंस इज गुड, ये सुनने में अच्छा लगता है, बट अगर आप फाइनेंशियली प्रूडेंट एक इन्वेस्टर, ट्रेडर, निवेशक या एक रिटेलर हैं, तो फाइनेंशियली प्रूडेंट डिसीजन हमें लेने चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन हमें लेने चाहिए। जी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया, ये क्वेरी काफ़ी टाइम से थी तो इसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। विशाल सर, यही चीज़ मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आपका क्या नज़रिया है कि हमें यू लिव ओनली वंस को एकदम अच्छे से फॉलो करना चाहिए, या जो आरबीआई की पॉलिसी आई है उस पे हमें अपना स्टैंस दिखाना चाहिए कि हाँ, वो हमारे ही भले के लिए है? आप इसमें क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, मैं अंकुर जी से पूरी तरह से एग्री हूँ ये चीज में, लेकिन हम लोग अगर थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट रखें और ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से देखें, जब कोई कंट्री डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जाती है तो वो हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में जाती है। ओके, आप
इरेगुलेटेड एनवायरनमेंट में वहां पे नहीं जा सकते हो, वो चीज पे नहीं जा सकते हो। प्लस हम लोगों ने जो अमेरिकन हिस्ट्री से सीखा है, डेट क्राइसिस से सीखा है, वो हम लोग मतलब बोलते हैं, हिंदी में कहावत है, जब पहले वाले को जख्म हो जाए तो नेक्स्ट वाला थोड़ा सा बच के चलता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि डेट क्राइसिस के बाद एक बड़ा सा कैपिचुलेशन होता है, इकोनॉमी में ग्रोथ में बहुत बड़े हर्टिंग आता है। तो उसके हिसाब से ये जो स्टेजेस लिए जा रहे हैं आरबीआई की तरफ से, डेफिनेटली वेलकम स्टेजेस है। इसमें से आगे चल के कहीं ना कहीं एक ग्रोथ स्टोरी जो इंडिया देख रहा है उसमें एक स्टेबिलिटी आएगा। यही सेम चीज में सेबी के जो भी एक्शंस आए वहीं पे भी वो देखता हूँ कि जहाँ पे सेबी के भी जो रेगुलेशंस आ रहे हैं, जो एक्शंस आ रहे हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग, वो कहीं ना कहीं या मार्जिन फंडिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हो, वो कहीं ना कहीं एक स्टेबल इम्प्रूवमेंट या स्टेबल मार्केट के लिए जरूरी है। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं ओवरनाइट कुछ ट्रेजेडीज आती है, या ओवरनाइट कुछ जब ये गुब्बारा पूरी तरह से फुल जाएगा तो कहीं ना कहीं यही चीज है, रीजन बन जाएगी मार्केट को बड़े करेक्शन में ढकेलने के लिए। तो वो हिसाब से मैं देख रहा हूँ, या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देख रहा हूँ, या इंडिया अगर तीसरे पायदान पे खुद को पाना चाहता है अगले 4-5 साल में, तो ये रेगुलेशंस कहीं ना कहीं जरूरी रहेंगे। जी, ठीक है। तो विशाल सर से भी समझ नहीं आया। राकेश सर, मैं